वेलकम टू PNV माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, सांख्यिकी में आज माध्य पढ़ेंगे। ओके। और माध्य में पढ़ने से पहले, माध्य में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूँ। जो एलिमेंट्री लेवल पर आपने पढ़ा था, एवरेज को, औसत को, उसको मैं रिकॉल करा दूँ। फिर इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। ये जान लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो आंकड़े होते हैं, आपको इतना तो पता हो कि स्टैट में पढ़ते क्या है। सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं उनका ही प्रदर्शन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उससे निर्णय लिया जाता है। ये सब बातें आप जानते होंगे, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। बट जान लीजिए कि आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए विधियाँ जो हैं वो 3 हैं। माध्य और भी विधियाँ, लेकिन प्रमुख रूप से मैं विधियों की बात कर रहा हूँ। माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसी को मीन कहते हैं, माध्य को, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, और बहुलक यानी मोड हो गया। तो अभी जो मैं बात करूंगा, आज का जो फोकस हमारा होगा वो माध्य पर होगा कि माध्य होता क्या है और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते, कैसे गणना करते हैं। व्हाट इज मीन एंड हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ गिवन डाटा। ओके। तो इसको समझाने के लिए जिस प्रकार के आंकड़े होते हैं उसी तरीके से हम, उसके हिसाब से हमको विधि लगानी पड़ती है कि माध्य निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब आंकड़े अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो उनका माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में भी दो तरह के हो जाते हैं। एक सरल वितरण वाले आंकड़े, मतलब यथा प्राप्त आंकड़े। अब यथा प्राप्त आंकड़े क्या है, मैं उदाहरण से भी स्पष्ट करूंगा, बस अभी नाम सुन लीजिए। तो ठीक है, सरल वितरण वाले आंकड़े हो गया, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े भी हम कह रहे हैं। और फिर हो गया बारंबारता वितरण वाले आंकड़े, जिसमें बारंबारता वितरण दिया हुआ हो। और तीसरा हो गया वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत में दो हो गया, तो एक दो हो गया, ये तीसरा हो गया। और तीनों का मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में बेहतर आएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो हम लोग माध्य की बात कर रहे हैं असल में वो औसत ही है। तो थोड़ा मैं औसत को रिकॉल करा लूँ। एक उदाहरण लेता हूँ मैं। मान लिया जाए कि आपके घर में 3 लोग हैं, तीन जन हैं। एक जन का जो उम्र है 20 वर्ष, एक जन का 25 वर्ष और एक जन का 15 वर्ष। तो तीनों का उम्र हो गया 20, 25, 15। इनको क्या करना है, हमको नोमिनेटर बना के, अंश बना के जोड़ लेना है। मतलब ऊपर रहेगा और नीचे लगा हर कहते हैं। और जितने ये चर, इसको चर मान भी कहते हैं, इस चर मान को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और चर मानों की कुल संख्या जितनी होती है उससे हम लोग भाग दे देंगे। और फिर ऐसे में जब ये जैसे जोड़ेंगे तो 20 40 हो गया, 40 एक 50 और ये फिर 60, 60/3 हो गया, तो 60/3 हो गया, 20 हो गया, 60/3 और आ गया 20। तो 20 क्या हो गया, ये चूंकि वर्ष में रहेगा, है ना, ये वर्ष में रहेगा, तो ये 20 वर्ष क्या हो जाएगा, औसत आयु हो जाएगा। ठीक है, ये आपके परिवार के सदस्यों की औसत आयु हो जाएगा। तो 20 वर्ष जो आया, आप देखिए 20 से तुलना कीजिए तीनों की आयु का। तो एक तो में तो खैर 20 एग्जैक्ट हो जा रहा है, दूसरे में 25 है और यहाँ 15 है, मतलब 20 के आसपास ही है। तो माध्य का मतलब ही होता है, जैसे मीन भी लिखा हुआ है, माध्य का मतलब ही होता है कि एक ऐसा वैल्यू जो, अगर वो वैल्यू जो है जिसको आपको, मतलब जो माध्य का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी के आसपास आंकड़े रहते हैं। तो चूंकि आंकड़ों की संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है तो एक एवरेज यानी कि औसत, यानी कि एक ऐसा आंकड़ा लिया जाता है जो बाकी दूसरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सके। अब इसको और समझिएगा इससे एक अच्छे उदाहरण से। अच्छा उदाहरण तो नहीं है, मतलब खराब उदाहरण, इसलिए कोरोना से लोग मर रहे हैं उसका मैंने उदाहरण ले लिया है। अब मान लीजिए कि एक मोहल्ले में पहले दिन कोरोना से 3 लोग मरे, दूसरे दिन 2 लोग मरे, फिर ऐसे करके 5, 3, 2, 5, 4 ऐसे लोग मरे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक दुखद खबर है, लेकिन हम समझा रहे हैं उस पर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब 7 दिन में प्रत्येक दिन मरने वालों की संख्या है उसको मैंने ऊपर लिख लिया है, ये चर मान हो गया। और कितने बार आए हैं, तो 7 बार है तो 7 से भाग दे देंगे। तो टोटल को जोड़ेंगे, ये 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, 4 14, 14/7 आ गया, तो माध्य आपका 2 आ गया। ठीक है। अब ये 2 एक ऐसा अंक है, ये ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहा है बाकी सभी आंकड़ों का। जो आंकड़े यहाँ दिया गया था इसका प्रतिनिधि आंकड़ा है ये, जो ये बता रहे हैं कि 2 के आसपास ही लोग बड़े हैं। ठीक है, औसत हम समझते हैं, आप समझ रहे होंगे। और यही, ये जो मैंने अभी बताया, इसी को आपको समझना है इसके लिए, सरल वितरण वाले के लिए।
अवर्गीकृत आंकड़े में दो हैं सरल वितरण वाले और एक बारंबारता वितरण वाले। सरल वितरण वाले का मतलब है कि यथा प्राप्त आंकड़े, ज्यों जैसे जैसा सा आंकड़ा था वैसा लिखा हुआ है, बस उसमें उसको कोई सजाया नहीं है, कोई टेबल बना के नहीं सजाया है, बस यूं ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको बस यहाँ पर जोड़ने के लिए लिख दिया, कुछ खास नहीं किया, और फिर ये जो चरमान की जितनी संख्या थी उससे मैंने भाग कर दिया। तो ये हो गया यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए किस प्रकार से हम निकालते हैं माध्य। तो आपको लग रहा है कि सर ऊपर जो आपने औसत निकाला ना, ठीक वही तरीका से तो आप तो निकाला, आपने वही उसी तरीका को अपने अपनाया। हाँ बिल्कुल सही, उसी तरीका को मैंने अपनाया है। तो वही है, आपको वही तरीका है यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए। मैं इसका फॉर्मूला भी, मतलब एक्स और एन करके मैं फॉर्मूला भी आपको अभी बता दे रहा हूँ, ताकि एक फॉर्मूला भी मिल जाए, आपको समझ में आ जाए। हाँ, माध्य को हम लोग चूंकि एवरेज ही है तो ए से डिनोट कर सकते हैं या फिर एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं। तो जो आंसर हमने लिखा है यहाँ 2 आंसर आया, तो मैंने लिखा एक्स बार इक्वल टू 2 या फिर ए बराबर 2, तो ये आंसर हो गया। ये यथा प्राप्त आंकड़ों की निकल गया। कहने मतलब आप इसको अभी सीखे हैं, इसे मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, अवर्गीकृत का मतलब ही समझा रहा हूँ उदाहरण से। अब मैं आपको समझा रहा हूँ अवर्गीकृत अवर्गीकृत का अंतर। हालांकि जो लोग भी सांख्यिकी शुरू किए हैं, स्टार्ट शुरू किए होंगे, ये सीख चुके होंगे, लेकिन प्रसंगवश मुझे बताना पड़ रहा है। वर्गीकृत मतलब वर्ग कर देना, वर्गीकरण कर देना, उन्हें एक क्लास में रख देना। जैसे आप यहाँ देखिए, ये सब आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े ही हैं, और इन यथा प्राप्त आंकड़ों का अगर मुझे माध्य निकालना है तो जस्ट मैंने अभी बताया कि क्या करना है, सबको इन सबको जोड़ देना है और जितनी बार है उतनी संख्या से भाग देना है। जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3 करके, तो 18 बार है, तो सबको प्लस कर लेंगे और 18 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए जोड़ के निकाला कि 18 है ये, ठीक है, कुल संख्या इनकी 18 है। अब ये वर्गीकृत का मतलब ये हुआ, अवर्गीकृत का मतलब हुआ कि यूं ही छोड़ दिया गया, ऐसे ही, ठीक है। एक ये भी मतलब हुआ, यूं ही छोड़ दिया गया, एक दूसरा मतलब भी है। लेकिन पहले मैं वर्गीकृत अवर्गीकृत समझा लूं। तो ये यूं ही छोड़ दिया गया, तो ये हो गया आपको ये अवर्गीकृत, और सरल वितरण वाला कहिए और यथा प्राप्त आंकड़े कहिए, तो यथा प्राप्त आंकड़े हो गया। अब जो है वर्गीकृत की जब बात करते हैं, तो अगर डाटा मेरे पास बहुत ज़्यादा है और एक एक करके, ये तो फिर भी कम है ना, 18 ही है, अगर हम और भी ज़्यादा ले सकते हैं, और भी ज़्यादा डाटा ले सकते हैं। सपोज किया जाए कि ये तो हमने लिया कि एक मोहल्ले में 7 दिन तक, 7 तक ख़त्म होगा, फिर दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ 7 दिन तक, फिर वो समाप्त हो जाएगा, और ऐसे करके सभी मोहल्ले में 7 दिन तक के लिए आंकड़ा लें तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए एक एक करके हम जोड़ेंगे तो संभव ही नहीं हो पाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम वर्ग अंतर लेते हैं, मतलब 0 से 5, अगर 0 1 मरे हो तभी इसमें आएगा, और 4 तक मरे हो, 4 की संख्या तक मरे हो तो इसी में आएगा। 5 और 5 से ज़्यादा होंगे, 10 से नीचे होंगे तो इसमें आएगा। तो ऐसे करके मैंने इसको क्या किया, वर्ग अंतराल में ले लिया, क्लास में ले लिया, एक क्लास बना दिया 0 से 5 तक है, तो इसमें 3 आएगा इसी में, 2 भी इसी में आएगा, 5 भी इसी में आएगा, 6 इसमें चल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ये मिलान चिन्ह करके और ये बना लिया कि 0 से लेकर 4 तक के आंकड़े इसके अंदर आए हैं, ऐसे करके 18। तो ये वर्ग अंतराल हो गया, इसी को हमने क्या किया, क्लास में बांट लिया। अब इसके निकालने के फॉर्मूला ऑफ कोर्स अलग होंगे, जो मैंने अभी यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए मैंने जोड़ के बताया सिंपल औसत के तरीके से, उससे अलग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अवर्गीकृत अवर्गीकृत में क्या अंतर है। अगर यूं ही ऐसे आंकड़े रहेंगे और सिंपल जोड़ देंगे, जैसा पहले बताया था, वो क्या हो जाएगा, अवर्गीकृत। और ऐसे कर देंगे अंतराल वाला लेके, और तब आंकड़ों को यहाँ रखेंगे, देखेंगे कौन किस वर्ग में पड़ रहा है। जैसे इसमें 4 है तो इसमें 4 है तो इसमें पड़ेगा, और अगर 16 है तो इसमें पड़ेगा। तो ऐसे ये वर्ग अंतराल हो गया। इसमें छोटा में और कैलकुलेशन हो जाता है, एक और स्टेप भी है, फिर हो जाएगा वो। अब मैं इस अवर्गीकृत को थोड़ा और क्लियर कर दूं। सपोज किया जाए कि यहाँ पर हमने 0 से 5 लिखा है, 0 से 5 नहीं लिखूं मैं, ओके, हम एक एक ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, 1 तो नहीं है, 2 से शुरू करता हूँ, 2 3, ये सब चेंज कर जाएंगे, ये सब नहीं रहेंगे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब मैंने 2 3 लिख लिया, यहाँ 4 लिख लिया, और मैं चलूँ कहाँ तक लिखूंगा, 16 तक लिखूंगा, ओके। अब 2 कितनी बार है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा, मिलान चिन्ह, मतलब 3 मिलान चिन्ह यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ 5 हो गया, 3, तो यहाँ 3 है, 3 और कहीं है, और कहीं नहीं, तो 3 1 टाइम्स हो गया, 4 एक 4 यहाँ है, और कहीं 4 है, हाँ यहाँ भी है, तो ये आपको ये 2 हो गया। ऐसे करके क्या करेंगे, सॉरी इसको हम यहाँ लिखेंगे,
यहाँ मिलान चिन्ह रहेगा, ठीक है। ऐसे करके क्या करेंगे, हम एक एक अंक ही लेंगे और एक अंक के, और तब यहाँ पे वर्गमूल नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब लिखेंगे सीधे चर मान लिखेंगे, क्योंकि एक ही मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 100 देख लिए कि 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है तो एक ही बार आ रहा है, 4 कितनी बार 2 बार आ रहा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वर्ग तो नहीं बनाया गया, और इसका भी निकालने के एक अलग फॉर्मूला होगा। हम सिर्फ इतना ही समझा रहे हैं कि यह भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं, और इसको मैं बताऊंगा ये सेकंड बी वाला में, बारंबारता वितरण वाले आंकड़े। तो सरल वितरण वाले यथा प्राप्त आंकड़े का मैंने आपको माध्य सिखा दिया है, सिंपल जोड़ के निकाल लेना है। हालांकि मैं फिर फॉर्मूला दे रहा हूं इसका। और बारंबारता वितरण वाला आंकड़ा जो कि अवर्गीकृत ही रहता है वो यूं होता है, ऐसा होता है। और वर्गीकृत आंकड़ों का मैंने वही बताया 0 से 5 ऐसे करके। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं फिर से फॉर्मूला के साथ आ रहा हूं ताकि मैं आपको समझा दूं और माध्य को निकाल के दिखा दूं कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है।